Let us begin with our CS Professional Advanced Tax Laws and Practices. शुरुआत करते हैं। पहले तो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर पे, यानी एकदम बेसिक से अपन शुरू करने वाले हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने टैक्स पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक टैक्स था वहां पे, यानी जीएसटी था, आपको इनकम टैक्स था, बहुत सारी चीजें थी। जीएसटी जो था वो 40 नंबर्स के लिए था, कस्टम्स 5 से 10 नंबर के लिए था और इनकम टैक्स आपको 50 नंबर के लिए था, ठीक है। सो वहां पे हमने टैक्स पढ़ा है। वहां पे अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही प्रोफेशनल लेवल पे लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते वक्त सब कुछ बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको मैं सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके मार्किंग सिस्टम क्या है सीएस प्रोफेशनल के टैक्स लॉस का। सो कुछ बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, कुछ बच्चे न्यू सिलेबस के हैं, दोनों की मार्किंग सिस्टम बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो ओल्ड सिलेबस का ऑलमोस्ट बहुत कम बच्चे बाकी होंगे। न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपको 30 मार्क्स के लिए है। एग्जीक्यूटिव में आपको डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स के लिए था, सीएस प्रोफेशनल में आपको डायरेक्ट टैक्स 30 मार्क्स के लिए है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स आपको 70 मार्क्स के लिए है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी यहाँ पे 60 मार्क्स के लिए है और कस्टम्स 10 मार्क्स के लिए है। यानी एग्जीक्यूटिव में भी आपने कस्टम्स 10 मार्क के लिए ही पढ़ा था, प्रोफेशनल में भी आप कस्टम्स 10 मार्क के लिए ही पढ़ोगे, लेकिन प्रोफेशनल का कस्टम्स 10 मार्क के लिए प्रवर्तता नहीं है। सीएस प्रोफेशनल में कस्टम्स बहुत ही वास्ट है, बहुत वास्ट है, और इतना सारा कस्टम्स आपको केवल 10 मार्क के लिए है। जीएसटी 60 मार्क्स के लिए बिल्कुल परवडेबल है, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही है केवल जो 30 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अब एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में ये डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव में आपने जो टैक्स पढ़ा था वो एमसीक्यू बेस्ड था। सीएस प्रोफेशनल में जो टैक्स पढ़ोगे यहाँ पे डिटेल सॉल्विंग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत फहमी रखते हैं कि यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न रहेगा तो स्कोरिंग बन जाएगा। यहाँ पे टैक्स अनडाउटेडली स्कोरिंग है, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्व करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो, सो अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल का टैक्स पढ़ाते वक्त ऐसे सोचते हैं कि सर ऐसे अज्यूम करेंगे कि एग्जीक्यूटिव में हो गया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में जो पढ़ा है वो भी कवर करवाऊंगा और सीएस प्रोफेशनल वाला सिलेबस भी कवर करवाऊंगा, ठीक है। दोनों आपका कवर होने वाला है। सो वेटेज मार्किंग सिस्टम समझ में आया होगा। ओल्ड सिलेबस वाले जो भी अपने बच्चे हैं उनके लिए भी बता दें उनका मार्किंग सिस्टम क्या है। लेकिन ओल्ड सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी है अपने, आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको निगेटिव मार्किंग था टैक्स एमसीक्यू होने की वजह से, तो यहाँ पे वैसा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो पॉजिटिव मार्किंग सिस्टम है, यानी जितना सही आएगा उसके मार्क्स मिलेंगे और जो गलत हो जाएगा उसके मार्क्स कटते नहीं हैं, ठीक है। चलो, सो उसके अलावा ओल्ड सिलेबस वालों, जो अगर ओल्ड सिलेबस का कोई होगा तो आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स 30 नंबर के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स 70 नंबर के लिए है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम्स है, लेकिन जीएसटी और कस्टम्स का कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं है, ठीक है। चलो, सो ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में 1-2 टॉपिक्स ओल्ड सिलेबस में ज्यादा थे। अब न्यू सिलेबस वालों, इनकम टैक्स जो आपको 30 नंबर के लिए, इनकम टैक्स 30 नंबर के लिए, उसमें क्या क्या ये भी समझ लो, क्योंकि इनकम टैक्स की जब भी हम बात करते हैं तो बच्चों को लगता है इनकम टैक्स में क्या होगा सर, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईओएस, डिडक्शंस वगैरह वो होंगे। नहीं मित्रों, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का जो इनकम टैक्स का 30 मार्क्स का सिलेबस है वो बहुत ही अलग है, ठीक है। 30 नंबर के लिए आप पढ़ते हो, डिफरेंस बताना है आपको तो डिफरेंस बता देते हैं पहले ही, ठीक है। जो आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा वो आपने इंडिविजुअल का टैक्सेशन पढ़ा, ज्यादा करके जो टॉपिक्स थे वो इंडिविजुअल के टॉपिक्स थे, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। लेकिन सीएस
प्रोफेशनल में जो आप पढ़ते हो वो कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्सेशन आप ज्यादा पढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड टैक्सेशन पढ़ने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट का, देन टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, एलएलपी एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में अपने नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन इतना पढ़ा नहीं था एग्जीक्यूटिव में सारा रेसिडेंट का टैक्सेशन पढ़ा था। यहाँ पे आप नॉन रेसिडेंट के प्रोविजन इन डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। देन एलएलपी के प्रोविजन पढ़ेंगे, इसके अलावा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार जो है वो पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे आप, उसमें आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के जो अमेंडेड प्रोविजन से पढ़ेंगे, टैक्स ट्रीटीज पढ़ेंगे और इनकम टैक्स के जो भी इंप्लीकेशन के हैं ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नाम का एक टॉपिक है जिसमें आपको कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस का टैक्सेबिलिटी कैसे होता है वो पढ़ाया गया है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, बस छोटा सिलेबस है इसलिए मैंने बताया 30 मार्क्स के लिए पढ़ता है। लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों का होता है कि इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलो, सो सिलेबस इज टोटली डिफरेंट, ओके। लेकिन सर वो 5 हेड्स ऑफ इनकम का नॉलेज होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जैसे जब हम कंपनी का टैक्सेशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन पढ़ेंगे, एलएलपी का टैक्सेशन पढ़ेंगे, तो उसमें जब इनकम कैलकुलेट करनी है किसी भी नॉन रेसिडेंट की, समझो आपको सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है तो सैलरी की प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंपनी का बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है तो पीजीबीपी की प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल गेन्स की प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने पढ़े हैं, चैप्टर 6 से के डिडक्शन पढ़े हैं, उसका बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फाइन। सो अब ये हो गया 30 मार्क्स के इनकम टैक्स का सिलेबस। अब जीएसटी में क्या क्या पढ़ने वाले वो भी बता देते हैं। जीएसटी में पहले तो जीएसटी आपको पूरा है, एग्जीक्यूटिव का भी जीएसटी है एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल का एडिशनल जीएसटी भी है मित्रों आपको, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव का भी आप अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो चिंता का विषय नहीं है, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं जीएसटी लेते वक्त, इनकम टैक्स लेते वक्त बिल्कुल बेसिक से लेने वाला हूं, ठीक है। चलो, सो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, सप्लाई, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा कि उसमें बताया जाता है कि जीएसटी क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी, ठीक है। सो जीएसटी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, प्रायर टू जीएसटी क्या प्रोविजंस थे और जीएसटी आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे बेस ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ जीएसटी के बाद सप्लाई, अब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये प्रोविजन आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने शायद एग्जीक्यूटिव में पढ़ा भी होगा, वो बहुत बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आईटीसी। देन प्रोसीजरल कंप्लेंट्स अंडर जीएसटी, डिमांड रिकवरी, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग आपको एग्जीक्यूटिव में नहीं था, बहुत बेसिक था। अपील्स एंड डिविजन्स था ही नहीं। इंस्पेक्शन सर्च सीजर नहीं था। कंप्लायंस रेटिंग, एंटी प्रॉफिटरिंग एक्ट वगैरह ये नहीं था, ये पढ़ोगे आप। देन आईजीएसटी एक्ट को इन डिटेल, यूटीजीएसटी एक्ट और जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रूल्स लाए हैं वो, ठीक है, ये आप जीएसटी में पढ़ने वाले हो। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको जो 60 मार्क्स के लिए जीएसटी है वो एग्जीक्यूटिव का भी है प्लस प्रोफेशनल के एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। और जीएसटी बहुत इन डिटेल पढ़ोगे आप यहाँ पे। कस्टम जो 10 मार्क का इज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल क्यों, ठीक है, पेनफुल यानी कस्टम्स एक्ट इज रियली वेरी इजी, बहुत इजी है, लेकिन 10 मार्क के लिए वो सिलेबस है ना, वो सीए के बच्चों का जो 30 नंबर का सिलेबस है, 40 नंबर का सीए के बच्चों का कस्टम्स का, वो अपने को यहाँ पे 10 नंबर के लिए डाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स पेनफुल, ठीक है। चलो, सो उसमें आप बेसिक्स ऑफ कस्टम्स लॉ पढ़ोगे, इंपोर्ट का प्रोसीजर, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, देन अराइवल, डिपार्चर, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, एडवांस रूलिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ऐसे टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो ये मैंने बस ओवरव्यू दे दिया। अब और एक चीज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोविजंस, भले वो डायरेक्ट टैक्स की हो, इनडायरेक्ट टैक्स की हो, वो लेटेस्ट अमेंडेड प्रोविजन पढ़ाऊंगा, रिसेंट फाइनेंस एक्ट की प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2021 दोनों के प्रोविजन में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो जो भी आपके जून और दिसंबर बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट 2020 एज वेल एज फाइनेंस एक्ट 2021,
ठीक है। सो ये दोनों की प्रोविजंस मैं आपको बताने वाला हूं। चलो, सो जून में अटेम्प्ट दो, दिसंबर में अटेम्प्ट दो या अगले साल के जून में अटेम्प्ट देने वाले हो। जून देखो, जून 2020 जो प्रोविजन मैं पढ़ाने वाला हूं, दोज आर एप्लीकेबल फॉर जून 2020, दिसंबर जून 2021, दिसंबर 2021, ठीक है, एज वेल एज जून 22 एज वेल एज दिसंबर 2022, ठीक है। सो 2021 और 22, ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है। 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं, 2021 के जून में या फिर 2021 के दिसंबर में या फिर 2022 के जून में हो या 2022 के दिसंबर में हो, ये चारों अटेम्प्ट के लिए जो एप्लीकेबल प्रोविजंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, अब लेक्चर्स के बाद जो जो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशंस के लिए, यानी जीएसटी में खास करके नोटिफिकेशन आता है, तो जो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो जो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशन के हम सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे और वो लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। यानी ऐसा मत समझो आपकी बैच खत्म होने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आता है तो मेरी तरफ से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा मित्रों, ठीक है। चलो, अब यहां पे आपको नोट्स कौन से दिए जाएंगे, ठीक है। सो जीएसटी का आपको एक सेपरेट वॉल्यूम मिलेगा, कस्टम्स का एक सेपरेट वॉल्यूम मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स का एक सेपरेट वॉल्यूम, ऐसे 3 वॉल्यूम मिलेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर बुक भी मिलती है, इसके अलावा एक चार्ट बुक भी है। ये चार्ट बुक लेकिन आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलती है, ठीक है, यानी इसकी सॉफ्ट कॉपी रहेगी। और इसके अलावा अपन टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे अब जो फेस टू फेस कर रहे हैं उनका तो कोई सवाल नहीं है, फेस टू फेस वालों की यहीं पे टेस्ट सीरीज हो जाएगी, लेकिन जो अपने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। पेपर आपको ऑनलाइन दिया जाएगा और आपके आंसर्स आपने घर पे सिंसियरली बैठ के लिख के मेरे को मेल पे या व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, ठीक है। मैं आपके जो जो कमेंट्स हैं, जो जहां जहां चेंजेस चाहिए मैं आपको बताते जाऊंगा मित्रों, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी अपनी रेगुलर बेसिस पे होती है और टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है, जैसे ही अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद टेस्ट होगी, ठीक है। टेस्ट का पेपर सबको देना मैंडेटरी है। अब सीएस प्रोफेशनल इस लेवल पे आने के बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप प्रिपरेशन कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, तो ये तो आप खुद होके देंगे, ठीक है, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है, भरोसा है। चलो, सो 10 मिनट में पहले 10 मिनट के आज के पहले 10 मिनट में मैंने आपको सिलेबस क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है, ठीक है, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से नोट्स आपको मिलने वाले हैं और टेस्ट सीरीज सब के बारे में जानकारी दे दी है। हर्षली बेटा कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा आपको, ठीक है। सो नहीं होगी तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे क्लियर है सर, ओके, चलो गुड बेटा। सो जो बच्चे जून 2021 और दिसंबर 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जून 2021, जून 2021 एंड दिसंबर 2021, उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट 20 होगा। और जो अगले साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं यानी 2022 में, उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 होगा, ठीक है। सो दोनों फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस हम कवर करने वाले, जैसे कि मैंने बताया। तो हर एक प्रोविजन बताते वक्त मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो जून और दिसंबर 2021 वालों के लिए एप्लीकेबल है और कौन सा पार्ट जो है वो 2022 वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये साइमल्टेनियसली बताते जाएंगे। अब करते हैं शुरुआत मित्रों। सर अब और एक क्वेरी है, बेटा पानी लाओगे अब जरा। चलो लेट अस बिगिन। सो जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत इनडायरेक्ट टैक्स से करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी से शुरुआत करेंगे। अब जीएसटी 60 नंबर के लिए 60 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, बहुत अच्छा स्कोर आता है। टैक्स में बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पशंस आ चुके हैं अभी तक। तो एग्जाम्पशन लाने के पीछे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर एग्जाम्पशन कैसे लाए, तो पहले लेक्चर में बता दे, फोकस क्लियर होना चाहिए। जीएसटी बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। अगर जीएसटी में आपको 60 में से 40 नंबर आता है, 40 या 45 नंबर, तो आपका एग्जाम्पशन श्योर है,
ठीक है, 60 नंबर में से 45 मार्क्स आराम से आ जाते हैं जीएसटी में, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 45। सारे लेक्चर रेगुलरली देखने, टेस्ट सीरीज रेगुलरली देखनी है, और नोट्स के अलावा कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में मैं बहुत सारी चीजें यानी 99% चीजें कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आपके मॉड्यूल से नोट्स बनाई हैं, मॉड्यूल को बहुत ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये भी बार बार बच्चे पूछते हैं सर मॉड्यूल रेफर करना चाहिए क्या, जरूरत नहीं है। अब मॉड्यूल क्यों रेफर करने के लिए मैं मना कर रहा हूं, इसके पीछे वजह है कि मॉड्यूल में आपका एक फाइनेंस एक्ट पीछे चलता है, ठीक है, पुराने फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन दिए होते हैं, और आपके और जो नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं वो मॉड्यूल में आते ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको मॉड्यूल रेफर करने के लिए मना कर देता हूं, ठीक है। तो अपनी नोट जो है ना वो काफी होगी, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम जीएसटी से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन जीएसटी से शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके जवाब आप देंगे एज वेल एज मैं भी आपको थोड़ा हेल्प करूंगा। चलो, तो सबसे पहले टैक्स क्या होता है? टैक्स सर यानी एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, हाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करना हो। टैक्स क्या होता है मित्रों? टैक्स ये एक फीस है विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। टैक्स इज द फीस विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेता है टैक्स के माध्यम से। क्यों लेता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेता है, क्या कारण है? फीस कहो, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इनकर करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के। सर गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंस करता है? हम सब लोगों को के ऊपर। तो टैक्स जो है मित्रों वो केवल इंडिया की गवर्नमेंट लेती है ऐसे नहीं है, दुनिया भर में सारी कंट्रीज टैक्स लेती है, और लोगों से जो टैक्स लिया जाता है वो लोगों के हित के लिए यूज होता है, ठीक है। सो जैसे गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंस है, ठीक है, उसका एक पाई चार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हर एक देश के एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है। अपने गवर्नमेंट का 35 लाख करोड़ का बजट बना है, ठीक है, जो बजट गवर्नमेंट ने 2021 में बनाया है, 2021 जो 21-22 इस ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो बजट गवर्नमेंट का 35 लाख करोड़ रुपए का है। देखो अब वो बजट 35 लाख करोड़, इतना गवर्नमेंट आपसे जो पैसा लेगा वो गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करने वाला है, तो गवर्नमेंट ने बता दिया। उसमें से 24% हिस्सा स्टेट्स को जाता है, ठीक है, देन 13% बाकी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, 10% जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट चलाता है, जैसे आपको गैस की सब्सिडी देता है या किसानों के खातों में पैसा जमा करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को 10% खर्चा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 11% खर्चा होता है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे लोन लेके रखे हैं, कर्जे लेके रखे हैं, ठीक है। जैसे करंट ईयर में अपन जो 35 लाख करोड़ का बजट बनाए हैं, उसमें से सिर्फ 20 या 21 लाख करोड़ गवर्नमेंट को टैक्सेस के माध्यम से आएंगे, और 14-15 लाख करोड़ का गवर्नमेंट लोन ले रहा है। तो ये लोन के ऊपर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करता है ना, वो 18%, तो पूरा जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से 18% अपना ब्याज देने में ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट 9% खर्चा करेगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है बिजनेसेस को, कॉलेजेस को वगैरह, उसके ऊपर 10% खर्चा जाएगा, और गवर्नमेंट कमीशन देता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ, आर्म्स एंड एमिनेशन, डिफेंस वगैरह खरीदने के वक्त बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंट्स के थ्रू होते हैं, तो ये एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता है, कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का 5% खर्चा हो जाता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ओके। तो अब गवर्नमेंट आपसे जो टैक्सेस लेता है वो कहां कहां खर्चा करता है? आपको सुरक्षा देने के लिए आर्मी नेवी के ऊपर खर्चा होता है, देन डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पे खर्चा होता है। इसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट की कई सारी स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, उसके ऊपर खर्चा होता है। देन अपनी गवर्नमेंट की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, सब लोग जानते हो, ठीक है, इसके ऊपर खर्चा होता है, रिसर्च के ऊपर खर्चा होता है। देन हॉस्पिटल्स है, देन अपना डिफेंस है, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, ठीक है। चलो फाइन। सो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहा है, हर साल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब इसके पीछे वजह ऐसे है कि गवर्नमेंट के हर एक साल में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पहले बहुत कम रोड कंस्ट्रक्ट करता था, ठीक है, रोड्स ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में बहुत कम स्केल पे होता था, लेकिन आजकल रोड्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो रहा है। तो ये हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट आपसे लेता है टैक्सेस। तो अब टैक्सेस के दो टाइप्स, टैक्स यानी क्या, ये तो हमें याद आ गया सर। टैक्स इज द फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजंस।
ओके, अब टैक्सेस के टाइप्स कौन से हैं? दो टाइप्स के टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें से डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। सरकार जो टैक्सेस पब्लिक से डायरेक्टली लेता है उनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सरकार जो टैक्सेस पब्लिक से डायरेक्टली कलेक्ट करता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में दो टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है वेल्थ टैक्स। ऐसे दो टाइप के डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है वेल्थ टैक्स। उसमें से जो वेल्थ टैक्स है मित्रों, ये हम सब लोग जानते हैं अबॉलिश हो चुका है, लेकिन उसके बारे में समरी में बता देते हैं। चलो, सो कहां गए हम? यहां पे आ गए हम। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स में दो टाइप्स के डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है वेल्थ टैक्स। ओके, इनकम टैक्स क्या है सर? ये हमें याद है सर, लेकिन तो भी मैं रिवाइज करवा देता हूं। समझो, अगर आप इनकम कमाते हो, जैसे कौन कौन सी इनकम कमा सकते हो? सैलरी, या फिर यानी अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी इनकम कमाओगे, बिजनेस करोगे तो बिजनेस इनकम कमाओगे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी किराए पे देके रेंटल इनकम कमाओगे, या फिर आपके पास एसेट्स है वो बेच के आप कैपिटल गेन कमाओगे, ठीक है, या फिर आपका डिविडेंड या कोई इन्वेस्टमेंट्स होगा, उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये इसको अपन आईओएस में टैक्स करते हैं। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़े थे। पहला हेड पढ़ा था सैलरी, दूसरा हेड पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड पढ़ा था पीजीबीपी, फोर्थ हेड पढ़ा था कैपिटल गेन्स और लास्ट हेड पढ़ा था आईओएस। ठीक है, ये पांचों हेड्स में से आपको जो इनकम होती है, ये इनकम में के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब ये टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, यानी आपने जितनी इनकम कमाई साल के एंड में, उस इनकम का आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद इस इनकम के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स ये इनकम के ऊपर टैक्स था, है और रहेगा भी। ओके, अब इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लेवी किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट सोच रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हटा के इनकम टैक्स एक्ट 1961 हटा के डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए। लेकिन लेट्स सी कब आता है ये डायरेक्ट टैक्स कोड। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा तो चिंता मत कीजिए, 2021 और 2022 ये 2 साल में जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए डायरेक्ट टैक्स कोड आया नहीं है। ठीक है, अगर अगले साल आता है तो देख लेते हैं, ठीक है, 2023 से फिर वो एप्लीकेबल होगा। तो 2021 और 2022 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चिंता का विषय नहीं है, आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ेंगे एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एंड फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है, चलो, सो वो आप पढ़ने वाले हैं। ओके, अब और एक डायरेक्ट टैक्स था पहले के जमाने में, कुछ 4-5 साल पहले, वो डायरेक्ट टैक्स था वेल्थ टैक्स। वो किस पे लगता था? वेल्थ पे। यानी अगर आपकी अलग अलग एसेट्स है, यानी वेल्थ है, तब एसेट्स में आपकी अलग अलग टाइप की एसेट्स आएगी, जैसे बिल्डिंग। अब ये भाई साहब को आप जानते हो, मिस्टर अंबानी जी, ठीक है, इनकी अलग अलग एसेट्स है। ये एसेट्स के ऊपर अगर ये एसेट्स की नेट वैल्यू 30 लाख रुपीस से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेट वेल्थ इन एक्सेस ऑफ 30 लाख के ऊपर वेल्थ टैक्स लेता था एट द रेट 1% ऑफ नेट वेल्थ। ठीक है, सो 1% से पहले वेल्थ टैक्स लिया जाता था, पहले लिया जाता था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है, गवर्नमेंट अब वेल्थ टैक्स लेता नहीं है। ठीक है, अब वेल्थ टैक्स अबॉलिश जिस ईयर में किया, उस ईयर में गवर्नमेंट ने सरचार्ज चार्ज करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता, अब लगता है उसके बदले सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज के रेट्स बढ़ा है। सरचार्ज इनकम टैक्स में शायद आपको याद होगा, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स भी लेवी किया जाता है और सरचार्ज भी लेवी किया जाता है। ठीक है, और सरचार्ज के रेट्स भी शायद आपको याद होंगे। ठीक है, चलो, याद नहीं रहेंगे तो चिंता मत करो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सरचार्ज के रेट्स में बदलाव भी हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 21 के द्वारा, तो वो बदलाव भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, आपकी अटेम्प्ट कब है? जून में या दिसंबर में? दिसंबर में है, दिसंबर 2021। ओके फाइन, ठीक है। हर्षल बेटा, आपकी अटेम्प्ट कब है?
ओके, दिसंबर 2021, ठीक है, चलो। सो फाइन। सो दिसंबर वालों, आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2020 है, ठीक है। और बेटा आप जून 22, ठीक है, तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो दोनों फाइनेंस एक्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। सो अगर समझो दिसंबर वाले, खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो, लेकिन दिसंबर वाले अगर गलती से कोरोना के चलते या किसी भी कारणवश दिसंबर 2021 वाले आपके अटेम्प्ट अगर स्किप हो जाती है तो चिंता मत करो, ये जो लेक्चर्स है ये आप जून 2022 दिसंबर 2022 तक आपके लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। चलो, उसके लिए आपको सेपरेट लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, सो शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमने समझ लिया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेसिकली? अब डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्सेस में से एक ही टैक्स बाकी है, वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में केवल इनकम टैक्स ही बाकी है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कहने के बदले लोग इसको इनकम टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। बिकॉज ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, यानी आपने जितनी भी इनकम कमाई, इस इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली टैक्स, साल के एंड में टैक्स कैलकुलेट करोगे और डायरेक्टली ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बिकॉज दिस टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, ठीक है। जो टैक्स आप सरकार को डायरेक्टली पे करते हो, आपके अकाउंट से डायरेक्टली सरकार के अकाउंट में जो टैक्स चला जाता है, उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। चलो, ये समझ में आ गया सर। सो डायरेक्ट टैक्स की और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। तो जिनकी इनकम है वही ये टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। जैसे आप सब लोगों की अभी 8% तो कोई इनकम नहीं है ना, अभी आप कोई इनकम नहीं कमाते, लेकिन जैसे आप इनकम कमाना स्टार्ट करोगे यू विल बी लायबल टू पे डायरेक्ट टैक्सेस। चलो, अब इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में अब दो ही टैक्सेस बाकी हैं, एक है आपका जीएसटी और दूसरा है आपका कस्टम्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं, इसका एक एग्जांपल छोटा सा। जैसे ये है मिस्टर एक्स जो गुड्स सेल करने का काम करता है, ही इज द सेलर, और ये है मिस्टर वाई जो गुड्स बाय कर रहे हैं। तो एक्स जब भी गुड्स सेल करेगा तो गवर्नमेंट ने एक्स को इंस्ट्रक्शन देके रखा है, तो जब भी गुड्स सेल कर या सर्विस सेल कर, तो सेल करते वक्त कस्टमर से यानी बायर से सेलिंग प्राइस भी ले और उसके ऊपर टैक्स भी ले, ठीक है। कौन सा टैक्स लो? जीएसटी लो। तो सेलर समझो गुड्स सेल कर रहा है 10,000 में, गुड्स की सेलिंग प्राइस 10,000 है, सेलर इज सेलिंग द गुड्स एट रुपीज 10,000। तो गवर्नमेंट ने उसको बोल के रखा है कि 10,000 रुपीज सेल करते वक्त तो तेरी जब सेलिंग प्राइस लेगा तो सेलिंग प्राइस के साथ जीएसटी भी हमारा कलेक्ट कर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो किस पे लगता है सब लोग जानते हैं, इट इज द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो से फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो जीएसटी का रेट 10% है, तो जब भी आप गुड्स सेल करेंगे ना 10,000 के, तो 10,000 के 10% यानी 1,000 रुपीज आप जीएसटी चार्ज करो। ये किसको बताया गया है? सेलर को। तो सेलर सेल करते वक्त 10,000 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस 10% यानी 1,000 रुपीज का जीएसटी, यानी कुल मिला के ऐसे 11,000 बायर को चार्ज करेगा, ठीक है। यानी बायर को बोलेगा भाई बायर ये गुड्स की प्राइस 10,000 रुपया है, ये उसके ऊपर जीएसटी है 1,000 रुपया, तो कुल मिला के मेरे को 11,000 रुपया दे। तो बायर पेमेंट करते वक्त प्राइस पे करेगा 10,000 प्लस उसके साथ टैक्स पे करेगा 1,000, ऐसे बायर टोटल अमाउंट कितना पे करेगा सेलर को? 11,000। अब सेलर ने 11,000 जो बायर से कलेक्ट किए हैं वो अपने जेब में रखेगा क्या? नहीं, इसमें से 1,000 रुपीज का उसने जो टैक्स लिया है जीएसटी, ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। तो सेलर जो है 1,000 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, सेलर ने जो 1,000 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, क्या वो उसने अपने जेब से पे किया या बाहर से कलेक्ट करके पे किया है? सेलर ने 1,000 रुपीज का टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया है वो उसने अपने जेब से पे नहीं किया है, उसने बायर से कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को पे किया है। इसका मतलब ये जो टैक्स का बर्डन है जीएसटी का, ये अल्टीमेटली किसने बेयर किया है? बायर ने। लेकिन क्या ये बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है क्या? वेदर द बायर इज पेइंग द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट या बायर इज पेइंग द टैक्स थ्रू इंटरमीडियरी? बायर इज पेइंग द टैक्स थ्रू द इंटरमीडियरी। बायर ये जो टैक्स पे कर रहा है ये किसी इंटरमीडियरी के थ्रू पे कर रहा है। बायर ये टैक्स सेलर को दे रहा है और सेलर गवर्नमेंट को दे रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बिकॉज इट इज नॉट पेड बाय द बायर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इट इज पेड बाय द बायर टू द सेलर एंड द सेलर पेज इट टू द गवर्नमेंट।
Hence it is an indirect tax. तो सर इनडायरेक्ट टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लगते हैं, इनकम पे नहीं। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बायर गवर्नमेंट को पे करता है थ्रू इंटरमीडियरी, डायरेक्टली पे नहीं होते। तीसरा फीचर क्या है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस का? दोस टैक्सेस आर नॉट ऑन प्रॉफिट्स, दे आर ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रॉफिट पे नहीं लगते, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगते हैं। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगते हैं का मतलब, समझो एक्स ने ये गुड्स जो वाई को बेचे हैं, उसने वो खरीदे थे 15,000 में। अब 15,000 में खरीदे थे और ये गुड्स उसकी दुकान में बहुत दिनों से पड़े हुए थे, अब वो सेल ही नहीं हो रहे थे। तो एक कस्टमर आया, उसको बोला देख भाई मैंने ये गुड्स खरीदे 15,000 में, ठीक है, लेकिन अब ये फैशन चला जा चुका है, अगर तेरे को पसंद है तो तू ये ले ले, लेकिन मैं तेरे को बहुत डिस्काउंट देता हूं, मैं बिलो कॉस्ट बेचता हूं, चल। यानी 15,000 के गुड्स, मेरी कॉस्ट 15,000 है, मैं तेरे को 10,000 में दूंगा। यानी ये गुड्स हमने प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे? लॉस पे। तो ये गुड्स बेच के हमें लॉस हुआ है 5,000 का, लेकिन क्या जीएसटी आएगा ही नहीं? जीएसटी गवर्नमेंट कहता है देखो जीएसटी ये टैक्स जो है ना ट्रांजैक्शंस के ऊपर का, ट्रांजैक्शन के ऊपर के टैक्सेस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगते हैं। तो आपको ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। ये ट्रांजैक्शन यानी गुड्स कितने में बेचा आपने? 10,000 में, तो 10,000 पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस की? ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं। दूसरा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेंगे एंड यू आर लायबल टू पे, ठीक है। और ये डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते हैं थ्रू इंटरमीडियरी, थ्रू इंटरमीडियरीज, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो ही टैक्सेस बाकी हैं। पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। यानी जब मैं ओल्ड सिलेबस में टैक्स पढ़ाता था जीएसटी से पहले, तो बहुत वाट लगती थी, कम से कम 4 से 5 महीने लगते थे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एक्साइज बहुत बड़ा एक्ट, वैट अलग, सर्विस टैक्स अलग, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम का टैक्स अलग। तो इतने सारे टैक्सेस पढ़ाने पड़ते थे। अब आपको टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जाके अब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स बाकी है, जीएसटी, और दूसरा है कस्टम्स। और डायरेक्ट टैक्सेस में वेल्थ टैक्स तो अबलिश हो गया, ठीक है। सो अब यानी 2006, 4, 5 की बात करें, 4, 5, तब वेल्थ टैक्स भी था। तब तो बच्चों की और वाट लगती थी। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ते थे, वेल्थ टैक्स पढ़ते थे। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज पढ़ते थे, कस्टम्स पढ़ते थे, सर्विस टैक्स पढ़ते थे, वैट पढ़ते थे, सीएसटी पढ़ते थे, पूरी वाट लग जाती। यानी टैक्स के पेपर में बच्चों को रोना आता था, वो बोलते थे सर हम पास भी हो गए ना तो भी हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो जीएसटी आने की वजह से देश का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन बच्चों का जरूर फायदा हुआ है। ये सारे एक्ट्स कंबाइन करके एक सिंगल एक्ट आ गया, ठीक है। चलो सर, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएसटी, ठीक है मित्रों। तो शुरुआत जो करने वाले अपन जीएसटी से शुरुआत करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इससे हम करेंगे शुरुआत, ठीक है। चलो आप सब लोग तैयार हो? चलो ठीक है, ओके। पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा डर रहे हो आप लोग मेरे से। चिंता मत करो, फील फ्री टू आस्क क्वेरीज। क्वेरीज बिंदास पूछिए, बेझिझक पूछिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हर्षाली बेटा आप भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। आज ऑनलाइन वाले 2-3 बच्चे एब्सेंट हैं शायद, ठीक है। चलो सो क्या नाम है बेटा अपना ऑनलाइन के, और एक वो स्टूडेंट हिमांशु, ओके। हिमांशु का सरनेम क्या है? ओके, झुंझुन वाला, ओके ओके फाइन। तो आपने सर दूसरे सर एकदम उनका सरनेम अलग टाइप से लेते हैं तो उनका नाम याद रहेगा। चलो सो शुरुआत करते हैं। जीएसटी से शुरुआत करेंगे। लेट अस बिगिन विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आराम से पहला टॉपिक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी का है, छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको जीएसटी के बेसिक्स भी बताएंगे और आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी से कि एग्जीक्यूटिव में
और सीएस प्रोफेशनल में, दोनों में कहाँ डिफरेंस है? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अब। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जब भी हम कोई भी एक्ट पढ़ाते हैं, कोई भी एक्ट हो, वो एक्ट पढ़ने से पहले अपने को उसके ओरिजिनेशन से जाना चाहिए। यानी ये एक्ट आया कहां से, कैसे आया, ये अगर आपको पता है तो आपको एक्ट पढ़ने में मित्रों मजा आता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपन। जीएसटी आया कहां से? मित्रों, हमारी देश को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1947 से पहले ही सारे अपने पॉलिटिशियंस होते हिंदुस्तान में, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस देश को अपन डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेसी बनाएंगे, डेमोक्रेसी। और 1947 में जो अपन ने डेमोक्रेटिक देश बनने का सपना देखा, तो ये इतना बड़ा सपना बन गया है आज कि हिंदुस्तान दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की। ठीक है, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है। सर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक सिंगल पर्सन पूरे दुनिया, पूरे देश के लोगों के लिए कानून नहीं बनाता। जैसे हम नॉर्थ कोरिया का देखते हैं, वो नॉर्थ कोरिया के जो क्या नाम है उनका, जिंगजुंग जिंगचैंग, क्या नाम है, ऐसे कुछ तो अजीब नाम है इनका, उनके तो वो डिक्टेटर है भाई साहब, वो खुद कानून बनाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने कौन सी हेयर स्टाइल करनी है वो भी वही डिसाइड करते हैं, कौन से चैनल्स देखने वो भी भाई साहब डिसाइड करते हैं, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना आपने वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो वैसे हिंदुस्तान में नहीं है, अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बचपन से पढ़ते आए अपन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सर, इसका मतलब लेकिन कभी समझा नहीं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब मित्रों बहुत सिंपल है। ठीक है, अपने देश के संविधान ने ये कहा है कि इस देश में जो भी कानून बनाएंगे वो लोग बनाएंगे, यानी हम सब लोग मिलकर अपने लिए कानून बनाएंगे। कोई भी कानून इस देश में बनेगा वो हम सब लोग, बाय द पीपल, इस वर्ड का मतलब है एनी लॉ विच विल बी फ्रेम्ड इन दिस कंट्री शैल बी फ्रेम्ड बाय द पीपल विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। आप लोगों के कॉन्सेंट के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। बाय द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब क्या है? जो भी कानून बनेंगे वो आपके हित के लिए बनेंगे। कोई भी कानून हो, कोई भी कानून हो, बनाएंगे आप, वो भी आपके हित के लिए। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और ये देश में जो कानून इंप्लीमेंट करने वाली व्यवस्था होगी वो आप ही के लोगों की बनाई गई व्यवस्था होगी। ठीक है, सो जो भी व्यवस्था इस देश में चलेगी, जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट बनाने का अधिकार भी आप ही लोगों के पास है। तो यही होता है डेमोक्रेसी का मतलब। डेमोक्रेसी का मतलब एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट, एवरी सिटीजन इज इंडिपेंडेंट टू टेक हिज ओन डिसीजन। ठीक है, चलो फाइन। तो इसी के तहत हमारे 1947 के बाद 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह ड्राफ्ट किया था। तो ये ड्राफ्टिंग के वक्त कुछ उन्होंने आर्टिकल्स बनाए, और वही आर्टिकल्स हमें समझने जरूरी है। तो उनमें से सबसे पहला आर्टिकल बना था 265, जिसने स्पेसिफिकली कहा देश चलाने के लिए जो सरकारें बनाई जाएगी, पहले तो वो 3 टाइप की सरकारें होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ध्यान देकर सुनना। ठीक है, शायद इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी, तो भी एक बार रिवाइज हो जाएगी आप लोगों की। तो देश चलाने के लिए 3 सरकारें होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरे देश को संभालने का काम करेगी, पूरी इंडिया को संभालने का काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, वो सिर्फ स्टेट्स को संभालने का काम करेगी। और तीसरी लोकल अथॉरिटीज जो है, लोकल अथॉरिटीज में कॉर्पोरेशंस आती है, म्युनिसिपैलिटीज आती है, देन ग्राम पंचायत आती है, तो उस वो लोकल एरिया को संभालने का काम करेगी। सर, ऐसे 3 गवर्नमेंट क्यों फ्रेम की है? यानी हमने बचपन में, शायद हमें याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि हिंदुस्तान में 3 टायर स्ट्रक्चर है, 3 टायर स्ट्रक्चर। सर ऐसा क्यों? बाकी कंट्रीज में एक ही गवर्नमेंट होती है, हिंदुस्तान में इतनी क्यों? रीजन भी बता देते हैं, रीजन के साथ सब कुछ बताएंगे। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन, इंडिया इज पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हम सब लोग जानते हैं। वेरी गुड। सर कितनी है हमारी आबादी? 135 से 140 करोड़ के बीच में, नहीं 150 करोड़ तक जा चुकी है, बस काउंट ठीक से नहीं की जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार नहीं है,
रेशन कार्ड नहीं है, उनका काउंटिंग कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर सही मायने में काउंटिंग हुए, रेफ्यूजीज वगैरह मिला के सब लोग 150 करोड़ तक हिंदुस्तान की आबादी। ओके फाइन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। देन सेकेंड, एरिया इंडिया का बहुत ज्यादा है। एरिया वाइज इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की तकरीबन 200 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज है। उस 200 कंट्रीज में से इंडिया रैंक्स 7th एरिया वाइज। तो इंडिया का एरिया भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए एक सरकार बना के काम नहीं चलेगा। एक सिंगल गवर्नमेंट पूरे देश की समस्याएं नहीं सॉल्व कर सकती थी, ये 1947 में ही पता चल गया था। इसलिए 1947 में हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर बना है ना, बहुत सोच समझ के बना है। ठीक है, उसमें बताया सेंट्रल गवर्नमेंट देश को चलाओ, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स को चलाओ, लोकल अथॉरिटीज उस पर्टिकुलर एरिया को चलाओ। ओके फाइन, ओके। लेकिन ये चलाने के लिए तो कानून भी तो बनाने पड़ेंगे। तो कानून कौन बनाएगा? तो आर्टिकल 265 कहता है, ठीक है, बिल्कुल डियर गवर्नमेंट्स, 3 गवर्नमेंट तो बना दी, लोग ही ये गवर्नमेंट बनाएंगे। अब ये गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेंगे, क्योंकि इनको खर्चे तो बहुत सारे होंगे। तो ये तीनों गवर्नमेंट्स को चलाना है, तो चलाने के लिए खर्चे होंगे, तो खर्चे के लिए इनके पास टैक्सेस चाहिए। तो ये गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेगी। लेकिन कौन से टैक्सेस आपसे लिए जा सकते हैं? आर्टिकल 265 कहता है ओनली दोस टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम यू विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं वही टैक्सेस, जो टैक्सेस, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा, जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं वही टैक्सेस लोगों से कलेक्ट करने का अधिकार इस देश के पास है, इस देश की सरकार के पास है। यानी सर समझे नहीं, समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। मित्रों, मोदी जी को अगर लगता है आज एक नया टैक्स लाना है, तो क्या मोदी जी ला सकते हैं? उनको लग रहा है कि कोविड हुआ है, बहुत कोविड की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, तो ही वांट्स टू सपोर्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर दैट ही नीड्स एडिशनल टैक्स। इसलिए मोदी जी डिसाइडेड टू लेवी कोविड टैक्स। कैन यू डू सो? नॉट अलाउड। कोई भी नया टैक्स लाने का अधिकार सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास नहीं है, neither central nor state, neither the local authorities. The power to implement a new tax, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने का पावर जो है ना, इस देश की जनता के पास, सरकारों के पास नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये आर्टिकल 265 कहता है। आर्टिकल 265 कहता है कि करंट गवर्नमेंट्स के पास वही टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट है जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए। ठीक है, यानी कोई भी टैक्स कलेक्ट करने से पहले गवर्नमेंट को पहले ये देखना है कि क्या वो टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की होगी तो ही लोगों से ली जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की तो आप लोगों का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद वो टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकता है और वो टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले सकता है। ठीक है सर, इसका मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा समझे, दोस टैक्सेस विच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओनली दोस टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स। वेरी ट्रू। ठीक है, जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए हैं वही टैक्सेस को गवर्नमेंट को आपसे कलेक्ट करने का अधिकार है, बाकी टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, चलो पहला आर्टिकल समझ में आ गया। दूसरा आर्टिकल है 245। ठीक है, आर्टिकल 265 ने क्या कहा था? आर्टिकल 265 कहता है ओनली दोस टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल व्हिच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किए वो टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 245। What does Article 245 says? Article 245 क्या कहता है? Article 245 कहता है कि सारे टैक्सेस एक सिंगल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। Some of the taxes shall be collected by the central government, some of the taxes shall be collected by the state governments and some of the taxes shall be collected by the local authorities. एक सिंगल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगी,
तो बाकी गवर्नमेंट का क्या होगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देश चलाना है तो उनको भी खर्च है, स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट चलाने हैं उनके भी खर्च है, लोकल अथॉरिटीज को वो ग्राम पंचायत वगैरह चलाना है उनके भी खर्च है, तो सबके खर्चे हैं। तो सबको खर्चा करने के लिए टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दो, तो ये अधिकार दिया आर्टिकल 245 ने। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है? व्हाट डज आर्टिकल 265 सेज? आर्टिकल 265 कहता है, बोलो चलो जल्दी फटाफट। आर्टिकल 265 कहता है कि आप लोगों से वही टैक्सेस लिए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए। जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किए वो कलेक्ट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास नहीं है। दूसरी चीज आर्टिकल 245 कहता है, आर्टिकल 245 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 245? आर्टिकल 245 कहता है सारे टैक्सेस एक सिंगल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द टैक्सेस बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन कौन से टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा ये कहां मेंशन किया है? वो मेंशन किया है आर्टिकल 246 में। कहां मेंशन किया है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ने ये मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस हैं और कौन सी सरकारें वो कलेक्ट कर सकती है। इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई। कितनी लिस्ट? 3। पहली लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट को कहा जाता है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे 3 लिस्ट है, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो टैक्सेस मेंशन किए हैं दोस आर टू बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो जो टैक्सेस मेंशन किए दोस आर टू बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो जो टैक्सेस मेंशन किए दे आर टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो टैक्सेस मेंशन किए दे आर टू बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर। ठीक है, 3 लिस्ट है। कौन कौन सी 3 लिस्ट? एक यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के टैक्सेस कौन कलेक्ट कर सकता है? ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स। और तीसरी लिस्ट जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं उसके टैक्सेस दोनों मिलकर कलेक्ट करेंगे, सेंटर एज वेल एज स्टेट। ओके, गॉट इट? चलो, तो बताइए इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा था, वो कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? बता इतने जल्दी भूल गए? इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 82 शायद याद होगी। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 में मेंशन किया था। लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82 में मेंशन किया था दैट लिस्ट 1 में मेंशन किया, इसका मतलब ये कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, 82 में क्या मेंशन किया था शायद आपको याद होगा, तो देयर शैल बी लेविड ए टैक्स नोन एज इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑन ऑल इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, चलो फाइन। अब बताओ कस्टम्स कहां मेंशन किया है? लिस्ट 1 में। तो सर लिस्ट 2 में कौन से टैक्सेस हैं? एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एंड अल्कोहलिक अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल यानी अल्कोहल और एज वेल एज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लीकर सबको पता है, लीकर के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लेवी होता है। ठीक है, और वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, इसके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट 2 में मेंशन की है। नॉट ओनली दैट, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स भी कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है लिस्ट 2 में। ठीक है, सो सम ऑफ द टैक्सेस आर मेंशन्ड इन लिस्ट 1 व्हिच आर टू बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द टैक्सेस आर मेंशन्ड इन लिस्ट 2 व्हिच आर टू बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो टैक्सेस मेंशन किए वो दोनों गवर्नमेंट मिलके कलेक्ट करने का काम करेगी। चलो फाइन सर, ये ठीक है, याद है सर ये। अब जीएसटी इसमें से किन लिस्ट में है? जीएसटी क्या लिस्ट 1 में है या फिर जीएसटी लिस्ट 2 में है या फिर जीएसटी लिस्ट 3 में है? हर्षली बेटा आप बता सकते हो जीएसटी किस लिस्ट में है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3? क्लास में कोई बता सकता है जीएसटी किस लिस्ट में? लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है या? यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जीएसटी इज इन नीदर ऑफ द लिस्ट। जीएसटी न लिस्ट 1 में है, न लिस्ट 2 में है, न लिस्ट 3 में है। ठीक है, क्यों तीनों लिस्ट में नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था 1949 में, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। तब अंबेडकर जी को ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान में जीएसटी आएगा। तब तो दुनिया में पहली बार 1949 वाज द ईयर जहां पे फ्रांस में पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फ्रांस में पहली बार। इंडिया में आने के लिए 60-70 साल लगे।
ठीक है, तो तब जीएसटी नहीं, तो इसलिए ना वो लिस्ट 1 में, ना लिस्ट 2 में, ना लिस्ट 3 में। तो सर आर्टिकल 265 के मुताबिक जीएसटी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्योंकि आर्टिकल 265 क्या कहता है कि वही टैक्सेस लोगों से लिए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 लिस्ट ऑफ टैक्सेस देता है, उसमें कहीं पे भी जीएसटी नहीं है। इसलिए तो 2017 में जब जीएसटी हिंदुस्तान में लाया गया, तब हिंदुस्तान की सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ा। ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 101 पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 101 पास करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया। शायद आर्टिकल नंबर याद होगा तो बेटा, हर्षल बेटा याद है किस आर्टिकल के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? ओके, वेरी गुड बेटा, 246A। तो आर्टिकल 246A के तहत शायद आप लोगों को भी याद होगा, अपन ने है ना एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था। आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है जीएसटी शैल बी लेविड, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी पहले तो उन्होंने बताया जीएसटी किस पे लगेगा, किस पे? सेल पे नहीं, सप्लाई पे। सप्लाई का मतलब वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई, किस चीज के सप्लाई पे? गुड्स का सप्लाई हो या सर्विसेज का सप्लाई हो। और ये जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, तीनों को अधिकार दे दिया। चलो सारे सरकारें मिलकर कलेक्ट करें आर्टिकल 246A के तहत, ये बताया गया। उतना ही नहीं, आर्टिकल 246A नहीं, ये भी बताया डियर गवर्नमेंट इसके लिए चलो तुरंत एक्ट बना दो। तो उसके तहत कितनी एक्ट्स बनी है? जीएसटी के तहत कितनी एक्ट्स बनी? ठीक है, अब ये बता सकता है कोई? चलो बता दो जीएसटी में कितनी एक्ट्स बनी। जब जीएसटी एक्ट लाया गया तो कौन कौन सी एक्ट्स बनी? कोई आंसर क्लास में? 3, 4, 5? ओके, हाँ हर्षली बेटा आप बता सकते हैं कितने एक्ट्स बने? यहाँ पे तो नंबर अलग अलग आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, 5। ओके, 5 एक्ट। ओके ठीक है, चलो बता देते हैं, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, पहला बना सीजीएसटी एक्ट, जिसकी तहत सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसकी तहत राइट किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने का। उसके बाद एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को राइट मिला। देन आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देन यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। उसके बाद 5वां जो एक्ट बना, ठीक है 5वां एक्ट, हाँ 5वां। हर्षली जी आप बता सकते 5th एक्ट का नाम क्या था? आपने 5 बोला था, यहां पे भी किसी ने 5 बोला है। ओके फाइन, ओके 5वां एक्ट कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ठीक है, स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए 5वां एक्ट बना। और एक एक्ट बना मित्रों 6th एक्ट, एंटी प्रॉफिटरिंग एक्ट। ठीक है, सो ये एंटी प्रॉफिटरिंग, ये 6 एक्ट बने थे जब जीएसटी आया गया था, लाया गया था हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, चलो सो ऐसे 6 एक्ट थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये 6 इसमें से 3-4 आपने एग्जीक्यूटिव में थोड़े थोड़े पढ़े होंगे, प्रोफेशनल में सारे के सारे एंटी प्रॉफिटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ओके, नाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर कब है बता? हाँ बताइए, आप बताइए जी, जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर आया कब, किस तारीख से आया? वेरी गुड, 1 जुलाई 2017। अब ये भी बता दीजिएगा कश्मीर में कब से आया? कश्मीर में थोड़ा लेट आया। ठीक है, उनके पार्लियामेंट कश्मीर के लिए तब स्पेशल स्टेटस था जब जीएसटी 2017 में लाया। अब कश्मीर तब यूनियन यानी कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया था। ठीक है, अब जानते हो कश्मीर को इंडिया में इंटीग्रेट किया है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तब कश्मीर में थोड़ा 6-7 दिन लेट आया था। ठीक है, चलो सो इट हैज बिकम एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ और एक चीज, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका भी मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यानी पहले क्या होता था, सेलर जो है ना बाहर से टैक्स कलेक्ट करता और गवर्नमेंट को देता। किसके स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसे होता, सेलर जो है बाहर से टैक्स कलेक्ट करता, और सेलर जिस स्टेट का है, सेलर के स्टेट को हम ओरिजिन वाला स्टेट कहते हैं। आगे में डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है, अब फिलहाल तो सेलर के स्टेट को हम ओरिजिन बेस्ड स्टेट कहते हैं। तो सेलर के स्टेट को पहले सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते थे, अब उल्टा हुआ है, गुड्स का डेस्टिनेशन देखा जाता है, यानी कौन गुड्स बाय कर रहा है ये देखा जाता है। तो हु इज द बायर?
ठीक है, बायर की स्टेट का है वो देखना है, और बायर की स्टेट को के गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इसलिए उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चलो ये छोटा सा इमोजी निकालना है। जब जीएसटी लाया था तो राहुल गांधी जी ने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है, ठीक है, और उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक देश है, सबको राइट ऑफ स्पीच है, तो उनको भी राइट है, तो ही हैड एक्सरसाइज हिज राइट। ठीक है, सो जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, लेकिन है नहीं वैसे। ओके, अब चलो जीएसटी के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, ओरिजिन सबको समझ में आ गया कि जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर आया कैसे। अब मित्रों जीएसटी के कुछ बेसिक्स में सबसे पहले तो अपन समझेंगे जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती थी, और ऐसे वो कौन से टैक्सेस थे जो जीएसटी आने के बाद बंद हो गए और वो जीएसटी में सबस्यूम हो गए। क्या हो गए जीएसटी में? सबस्यूम। तो ऐसे कौन से टैक्सेस थे? तो उसमें सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी था। कौन सा टैक्स था सर? ये एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स थे जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते तो उनको एक्साइज ड्यूटी लगता, और सेल करते विद इन स्टेट सेल करते तो वैट लगता, आउटसाइड स्टेट सेल करते तो सीएसटी लगता। ठीक है, सो ये जो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता था वो कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता। अगर टेक्सटाइल गुड्स मैन्युफैक्चर करते आप तो उसके लिए स्पेशल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज था, यानी उसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी था, इसके अलावा स्पेशल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज भी था टेक्सटाइल ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। देन टोबैको और सिगारेट्स के ऊपर एक एनसीसीडी नाम का एक्साइज ड्यूटी लगता था। एनसीसीडी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी ओनली। उसका फुल फॉर्म था नेशनल, हाँ याद है किसी को? याद है एनसीसीडी? नहीं, थोड़ा याद करो, मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव के बता आपको। बताइए फटाफट, करो याद करो। एनसीसीडी है, गूगल पे सर्च कर रहा है अभी। नेशनल कैलामिटी एंड कंटिंजेंसी ड्यूटीज। ठीक है, सो ये जो ड्यूटी था नेशनल कैलामिटी एंड कंटिंजेंसी ड्यूटी, ये क्यों लेवी करता था ये भी मैंने बताया था उस वक्त। ठीक है, देखो हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ वगैरह कहीं ना कहीं आती रहती है हर साल। ठीक है, कोई ना कोई नेशनल कॉन्टिंजेंसी आई जाती है। जैसे कुछ 1-1.5 साल पहले केरला में बाढ़ हुई थी, उसके पहले उत्तराखंड, हिमाचल में तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये जब कॉन्टिंजेंसीज आती है तो कॉन्टिंजेंसी मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बजट में प्रोविजन करता है? क्या नहीं करके रखता है, इसलिए गवर्नमेंट एनसीसीडी नाम का टैक्स कलेक्ट करता था। ये सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता था। इट वॉज ए टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ओके, उसके अलावा सीबीडी 31 और एसएडी 35 ये कस्टम्स ड्यूटी का पार्ट थे। सर्विस टैक्स, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, सरचार्ज और बाकी सारे सेस जो सर्विस टैक्स और एक्साइज के ऊपर लेवी होते थे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अब सब्सिडी होंगे जीएसटी में। चलो, ये सर्विस टैक्स वाज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और ये सर्विसेज के टैक्स के ऊपर ये सेस लगते थे। कृषि कल्याण सेस भी सर्विस टैक्स पे लगता था, स्वच्छ भारत सेस भी सर्विस टैक्स पे लगता था। तो ये जो सर्विस टैक्स के ऊपर जो जो टैक्सेस लगते थे ना वो सारे के सारे अब सर्विस टैक्स तो सब्सिडी हुआ ही, और सर्विसेज के ऊपर जो जो सर्विस टैक्स के ऊपर जो जो सेस लगते थे वो भी सब्सिडी हो गए। तो इन सबको समराइज करना है तो दो कैटेगरी में समराइज कर सकते हैं, एक है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सर्विस टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों भी जीएसटी में सब्सिडी हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्सेस थे, तो स्टेट गवर्नमेंट के तो कौन कौन से टैक्सेस थे? ओके, अगर विद इन स्टेट सेल करते हैं, विद इन स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे, ये सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते थे। सेल ऑफ सर्विस पे टैक्स लगाने का अधिकार पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को था, और सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को था। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती थी सप्लाई ऑफ गुड्स पे नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स पे टैक्स लेता था। स्टेट गवर्नमेंट किस पे टैक्स लेता था? सप्लाई ऑफ गुड्स पे। अब सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट होता
जिसको आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। कौन सा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, उस पर वैट लगता था। और दूसरे स्टेट में अगर गुड्स बेचते जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता था CST। ऐसे दो टैक्सेस लगते थे। चलो, सो ये दोनों टैक्सेस, अब ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे वैट लगता था, तो ये तो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। ये CST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता और बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पास करता, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लेवी बनता। उसके अलावा ऑक्ट्रॉय था, कुछ यानी लोकल लिमिट्स के अंदर अगर आप आते हो तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगाते हैं गुड्स के ऊपर। कुछ स्टेट में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगाने के बदले LBT या एंट्री टैक्स लगाते थे। ठीक है, सो ऑक्ट्रॉय लगता है, एंट्री टैक्स लगता है, टैक्सेस ऑन परचेस, देन एंटरटेनमेंट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे प्रायर टू GST। यानी जो अम्यूजमेंट पार्क्स में आप जाते थे या फिर सिनेमा हॉल में पिक्चर मूवी देखने के लिए जाते थे, तो उसके ऊपर पहले एक टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स। वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो, ऑक्ट्रॉय हो, LBT हो, CST हो, वैट हो, ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाता था स्टेट गवर्नमेंट। गैम्बलिंग बेटिंग के ऊपर टैक्स, कुछ स्टेट्स में गैम्बलिंग बेटिंग लीगल था, लॉटरी वगैरह सेल करना लीगल था, तो वहां पे ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता था। देन इसके अलावा बाकी जो भी सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे, ये सारे के सारे मर्ज हो गए GST में। तो मित्रों, GST आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस गायब हो गए और इससे लोगों को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। पहले इतने सारे एक्ट थे अलग अलग, एक्साइज एक्ट अलग था, कस्टम्स एक्ट अलग, सर्विस टैक्स एक्ट अलग, वैट अलग, सेल्स टैक्स, CST अलग, तो सारे एक्ट में रिटर्न अलग अलग भरने थे, सबके रिटर्न भरो, ठीक है। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, रिटर्न मेंटेन, रिटर्न भरो, बहुत सारा कंप्लेंट्स का बर्डन होता। और टैक्सेस की वजह से ना प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ती, तो इसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे। ठीक है, चलो, सो उन्हीं की परेशानी, उन्हीं के समस्या का समाधान ढूंढने के लिए GST लाया गया। चलो फाइन, सो ऑल दिस टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड नाउ इन GST। ऐसे कौन से टैक्सेस है जो GST में सब्स्यूम नहीं हुए, जरा याद करो और बताओ। 1 मिनट देता हूं आपको याद करने के लिए।
तो बेटा याद आ गया आपको? टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, कौन से टैक्सेस है पता जरा? अरे वाह, गुड, याद आ रहा है, पूरा लिस्ट ही याद आ रहा है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द टैक्सेस दैट आर नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी? यस बेटा, बिल्कुल, एंटरटेनमेंट टैक्स सब्जेक्ट टू लोकल अथॉरिटीज। हर्षाली बेटा, जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करती थी, जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करती थी, वो अभी भी जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो अम्यूजमेंट पार्क्स हो या आपके सिनेमा हॉल्स हो, सिनेमा देखने के लिए जाते हो तो टिकट में एंटरटेनमेंट टैक्स लग के आता है। अगर वो एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल अथॉरिटी जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चार्ज करती है तो वो जीएसटी में सब्सिडी नहीं हुआ। वही एंटरटेनमेंट टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है तो वो जीएसटी में सब्सिडी हो चुका है। इसके अलावा और कौन से टैक्सेस थे? लंबी लिस्ट है टैक्सेस की जो जीएसटी में सब्सिडी नहीं हुए, यानी जीएसटी आने के बावजूद ये टैक्सेस अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से टैक्सेस है उसमें? नेक्स्ट क्या है देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल के ऊपर सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में लोगों के लिए थोड़ा यही हो सकता है। तो ये जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल है ना, अमृत कहो, दारू कहो, जिस भाषा में कहना है जो कहो, ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी कर देता स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर छोड़ दो, याद नहीं है तो कम से कम लिस्ट तो याद रखो, लिस्ट 2। लिस्ट 2 में स्पेसिफिकली कहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो अभी भी इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट होती है और वो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। आपको थोड़ा याद होगा तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो दिल्ली में अल्कोहलिक लिकर के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ाया था। दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत खर्चा हो रहा था, तो और लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि दारू की दुकानें खोली जाए, और उस वक्त एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, पैसा चाहिए था उनको। ओके, उसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी अभी तक जीएसटी में सब्सिडी नहीं हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर अभी भी कस्टम्स ड्यूटी लगता है, यानी विद इन स्टेट सेल हुआ, इंट्रा स्टेट सेल या आउटसाइड स्टेट सेल हुआ, इंटर स्टेट सेल, तो उसके ऊपर जीएसटी आता है। लेकिन दूसरे देश में सेल किया है या दूसरे देश से परचेस किया, इसके ऊपर अभी भी कस्टम्स लगता है, जीएसटी भी लगता है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो उसके ऊपर अभी भी कस्टम्स जीएसटी में सब्सिडी किया नहीं है। सर ऐसा क्यों किया होगा, कोई कारण बताओ जरा, कारण क्या था, कस्टम्स जीएसटी में क्यों सब्सिडी नहीं हुआ? Why customs duty was not subsumed? Why customs duty was not subsumed in GST? कोई बता सकता है? नहीं, चलो बता दो फिर मैं, चलो बता देते हैं। कस्टम्स ड्यूटी जीएसटी में क्यों सब्सिडी नहीं किया था? मित्रों, कस्टम्स ड्यूटी लेवी करने के पीछे उद्देश्य है कि इंडियन बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना है फिरंगी बिजनेस से। जैसे चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में आके सस्ते में बेचता है, इंडियन मैन्युफैक्चरर को तबाह करने के लिए, इंडियन बिजनेसेस को तबाह करने के लिए, ठीक है। यानी इंडिया में इंडियन कस्टमर्स को आदत लगाओ चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने की, फिरंगी प्रोडक्ट खरीदने की सस्ते में, यानी जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो खत्म हो जाएंगे। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग अपना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा ही नहीं, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगे। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं तो फिर ये फिरंगी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाना स्टार्ट करेगी और लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको आदत लग चुकी है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी को रखा है ताकि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई जाए कस्टम्स ड्यूटी लेवी करके। तो इसलिए कस्टम्स ड्यूटी कभी भी नहीं सब्सिडी होने वाला, किसी भी टैक्स में कस्टम्स ड्यूटी लेवी होते रहेगा। चलो उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज, देन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में यूज होता है, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एचएसडी, एलडीओ, ये पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। कच्चे तेल से सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इनके ऊपर अभी भी पुराने टैक्सेस लगते हैं। अभी भी पुराने टैक्सेस लगते हैं का मतलब समझते हो आप लोग? अभी भी पुराने टैक्सेस लगते हो का मतलब समझते हो? इसके ऊपर अभी भी वैट, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी वगैरह लगाया जाता है। इसके अब पेट्रोल की कीमतें जो 95-100 तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है, 95-100 रुपया तक। 100 रुपया में मित्रों आप जानते हो 100 रुपया में पेट्रोल की कीमत केवल 35 रुपया है, ठीक है। 60 to 65 रुपीज का केवल इसमें डायरेक्ट 60 to 65 रुपीज का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर टैक्स ही है,
ठीक है। सो मित्रों देखो, यानी टैक्सेस अगर ये जीएसटी में सब्सिडी होगा ना, आपको 40-50 रुपया पर लीटर में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 40-40-50 रुपीज, 50 रुपया एट द मोस्ट पर लीटर में आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसलिए इसको जीएसटी में नहीं ला रहे। जीएसटी में आएगा तो ये सारे टैक्सेस सब्सिडी हो जाएंगे, उसके बदले जीएसटी आएगा, जीएसटी लगाओ इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, जितना लगाना है। ठीक है। सो जितना जीएसटी लगाओ 50 रुपए के ऊपर कीमत नहीं जाएगी, इसलिए इसको जीएसटी में ला ही नहीं रहे। ओके चलो फाइन। टैक्सेस ऑन पेट्रोल डीजल एटीएफ एचएसडी एलडीओ, अब आने वाले समय में तो इसको 150 रुपया तक पहुंचा देंगे इन लोग, 150 रुपीज पर लीटर पेट्रोल डीजल 100% पहुंचाएंगे। और कारण भी क्या है, ये कारण बहुत चालू लोग है, ये कोविड आया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करनी है देश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट तब होंगी जब लोग पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स यूज करना बंद करेंगे। लोग पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स यूज करना तब बंद करेंगे जब इनकी कीमतें महंगी की जाएगी। यानी पेट्रोल और डीजल को इतना महंगा करके रखो कि अपनी गाड़ी यूज करना पेट्रोल डीजल का छोड़ देना चाहिए। तो फिर आप क्या यूज करना शुरू करोगे? इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना शुरू करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसलिए अभी भी ये टैक्सेस जीएसटी के बाहर रखे हैं, सॉरी ये प्रोडक्ट्स जीएसटी के बाहर रखे हैं। इन प्रोडक्ट्स के सेल के ऊपर अभी भी जीएसटी लेवी नहीं होता। देन रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स। ठीक है, सो स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगता है? परचेस एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। वो प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में आता है या नहीं है? बोलिए देवी जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में आता नहीं है। हम गुड्स का डेफिनेशन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गुड्स में सिर्फ कौन सी एसेट्स आती है? मूवेबल एसेट्स आती है। तो जीएसटी सिर्फ मूवेबल एसेट के सेल के ऊपर लगता है, इमूवेबल एसेट की सेल पे लगता नहीं है। तो फिर इमूवेबल एसेट की सेल पे क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ठीक है, चलो तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? बताओ ये भी। स्टैम्प ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सर किसको पता, किसको खबर? स्टैम्प ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय, किसको पता, किसको खबर? नहीं पता किसी को? किसी को नहीं पता। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है मित्रों। चलो ये स्टैम्प ड्यूटी अभी भी जीएसटी में आया नहीं। ठीक है, अभी आएगा भी नहीं कभी। चलो उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ म्युनिसिपैलिटी को आप टैक्स पे करते हो ना, आपका घर का टैक्स पे करते हो, प्रॉपर्टी का टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी जीएसटी में सब्सिडी हुआ नहीं है। टोल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस जीएसटी आने के बावजूद लेवी किए जा रहे हैं। ओके चलो फाइन। सो अब प्री जीएसटी, जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे? सेल्स टैक्स था। सेल्स टैक्स में दो टाइप के टैक्सेस थे, एक था वैट और दूसरा था सीएसटी। वैट फुल फॉर्म, वाट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जो दो टैक्सेस थे वो सेल ऑफ गुड्स पे लगते थे। अगर विद इन स्टेट सेल किया, विद इन स्टेट सेल को आप क्या कहते हो? विद इन स्टेट सेल को क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सेल। और दूसरे स्टेट में यानी बायर और सेलर दोनों महाराष्ट्र के हैं, यानी गुड्स का बायर भी महाराष्ट्र का, सेलर भी महाराष्ट्र का, दोनों भी महाराष्ट्र के, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर पहले वैट लगता था, वैट। और दूसरे स्टेट में अगर सेल होता, दूसरे स्टेट में सेल होता तो उसको इंटर स्टेट सेल कहते हैं। इंटर स्टेट सेल के ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता था सीएसटी। चलो उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता था, और सर्विस टैक्स जो है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगाते थे। ऐसे अलग अलग टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले। जीएसटी आने के बाद इन सब का सत्यानाश हो गया और ये सारे के सारे कहां सब्सिडी हो गए? जीएसटी में सब्सिडी। अब देखो प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता था ना, डबल टैक्सेशन होता था। कैसे होता था चलो समझा देते हैं। जैसे पहले सेल्स टैक्स, वैट भी आने से पहले सेल्स टैक्स लगाया जाता था। तब क्या होता था, तब एक समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये चेन ऑफ सप्लाई जिसको हम कहते हैं, चेन ऑफ सप्लाई में सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर गुड्स सप्लाई बनाता था, मैन्युफैक्चरर गुड्स बना के किसको देता था? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता था? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता था? कस्टमर्स को। ये चेन था, छोटा सा चेन लिया। अब इसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर किसी से गुड्स खरीदता नहीं था। ठीक है, मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल और बाकी एक्सपेंसेस इनकर करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझो उसकी 80 रुपीज थी, तो उसके गुड्स की टोटल कॉस्ट 80 रुपीज थी, और समझो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है और वो गुड्स बेच रहा है 100 रुपए में।
तो 100 रुपए में जब भी वो गुड्स बेचता तो गुड्स बेचते वक्त गवर्नमेंट ने उसको सेल्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला था। से फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स का रेट 10% है, तो जब भी मैन्युफैक्चरर सेल करेगा तो सेल करते वक्त वो एक्साइज ड्यूटी तो लेता ही, उसके साथ सेल्स टैक्स भी लेता। सेल्स टैक्स कितना परसेंट है, समझो फॉर एग्जांपल 10%। किस पे लगता था वो, सेल वैल्यू पे। तो आपकी सेल वैल्यू 100 है तो 100 के 10% सेल्स टैक्स कितना आएगा, 10। ये सेलर लेता था किससे, बायर से, और किसको देता था, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पहले स्टेज पे 10 रुपया सेल्स टैक्स गया। अब ये गुड्स गए होलसेलर के पास, होलसेलर ने खरीदे 100 रुपए में, प्लस टैक्स पे किया 10 रुपया, ऐसे टोटल कॉस्ट होलसेलर के लिए 110 थी। उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कुछ नहीं है, तो उसकी टोटल कॉस्ट 110 आएगी। समझो ये 40 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ये गुड्स पे, और ये बेच रहा है 150 में। जब भी ये गुड्स बेचेगा तो बेचते वक्त फिर से सेल्स टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स वाज ए टैक्स ऑन सेल, तो जितनी बार सेल होगा उतनी बार सेल्स टैक्स लगता। तो सेल्स टैक्स को मल्टी स्टेज टैक्स भी कहा जाता है। सेल्स टैक्स, वैट और सीएसटी, इनको मल्टी स्टेज टैक्स भी कहा जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट बेचता है 150 में, 150 में जब भी प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 150 रुपया है, 150 के 10% यानी 15 रुपए का सेल्स टैक्स होलसेलर जो है रिटेलर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो होलसेलर जो है रिटेलर को प्रोडक्ट बेचते वक्त 150 प्लस 15, 150 प्लस 15 165 में 165 में गुड्स बेचेगा। तो रिटेलर की कॉस्ट हो गई, परचेस कॉस्ट 165, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 0, तो टोटल कॉस्ट भी 165। प्रॉफिट है 35 का, प्रॉफिट कितने का, 35 का। समझो रिटेलर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 35, तो 35 का प्रॉफिट लगा के वो प्रोडक्ट बेचता 200 रुपया में। कितने में प्रोडक्ट बेचता, 200 में। अब प्रोडक्ट बेचते हो तो फिर से सेल्स टैक्स लेगा, सेल्स टैक्स का रेट है 10%, तो 200 के 10% सेल्स टैक्स लगता है 20 रुपीज से। कितने रुपीज से सेल्स टैक्स लगता है, 20 रुपीज से सेल्स टैक्स लगता है। ठीक है, सो ये सेल्स टैक्स फिर से गवर्नमेंट को कलेक्ट करके पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को टोटल सेल्स टैक्स कितना गया हर एक स्टेज पे, देखो। ठीक है, यहाँ पहले स्टेज पे 10 रुपया, दूसरे स्टेज पे 15 रुपया, तीसरे स्टेज पे 20 रुपया, से 45 रुपए का सेल्स टैक्स गया। और ये फाइनल कंज्यूमर को प्राइस कितनी लगी, 220। अब ये 220 रुपए में 45 रुपए का सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स का अगर अपन परसेंटेज निकालते हैं, सेल्स टैक्स का परसेंटेज निकालते हैं तो 45 अपॉन 220 इंटू 100 करेंगे तो 20% इफेक्टिव रेट ऑफ सेल्स टैक्स आता है। कितना परसेंट, 20% इफेक्टिव रेट ऑफ सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स का रेट तो 10% था, लेकिन अगर टोटल किया जाए तीनों सेल्स टैक्सेस की जो हर एक स्टेज पे कलेक्ट की गई है, क्योंकि पहले टैक्स वैल्यू एडिशन पे नहीं लगाते थे, बहुत पहले वाले जमाने में पूरे वैल्यू पे टैक्स लगाते थे, तो पूरे वैल्यू पे जो टैक्स आता है वो 45 आता है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। तो 220 के ऊपर 45 रुपए यानी अप्रोक्सीमेटली 20-21% सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। पुराने जमाने में जब जीएसटी आया तब क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद सेम एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करते हैं और सारा प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइस वगैरह सेम रखते हैं, तो अब इसमें देखते हैं कि जीएसटी में गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चा करेगा 80 रुपीज, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा 20 रुपया, और 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड करने के बाद वो सेल करेगा 100 रुपीज में। 100 रुपीज में जब भी वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो बेचते वक्त वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा, अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्या कलेक्ट करेगा वो, जीएसटी। तो जीएसटी वाज ए टैक्स ऑन, हाँ बताओ। अब जीएसटी वाज ए टैक्स ऑन सप्लाई, तो जब भी आप गुड्स से सप्लाई करोगे तो उस पर जीएसटी लगाओगे। समझो जीएसटी का रेट 10% रहेगा, तो 10% ऑफ सेल वैल्यू निकालोगे तो 100 रुपीज के 10% जीएसटी आएगा 10। अब सेल के ऊपर के जीएसटी को कहते थे आउटपुट जीएसटी। क्या कहते थे, आउटपुट जीएसटी, अभी भी कहते हैं इनफैक्ट। तो जीएसटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक, जब आप माल बेचते हो, बेचते वक्त जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको आउटपुट जीएसटी कहा जाता है, और जब आपने माल खरीदा है, खरीदते वक्त परचेसेस के ऊपर जो जीएसटी पे किया उसको आप इनपुट जीएसटी कहते थे। क्या कहते थे मित्रों, इनपुट जीएसटी। ऐसे जीएसटी के दो क्लासिफिकेशन थे, एक था आउटपुट जीएसटी, दूसरा था इनपुट जीएसटी। अब मैन्युफैक्चरर ने सेल करते वक्त तो 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन इसने कोई परचेस नहीं किया, तो परचेस करते वक्त इसने कोई इनपुट जीएसटी पे किया नहीं था। जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो खरीदते वक्त आप सप्लायर को दो अमाउंट पे करते हैं। खरीदते वक्त आप सप्लायर को दो अमाउंट पे करेंगे, एक पहला परचेस प्राइस
और दूसरा जीएसटी। परचेस करते वक्त हम गुड्स परचेस करेंगे तो कोई हमें सेल कर रहा है तो हमसे जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो हम उसको वैल्यू भी देंगे और जीएसटी भी देंगे। तो परचेस करते वक्त जो जीएसटी पे किया उसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी? इनपुट जीएसटी। वेरी गुड। तो अब मित्रों, सेल करते वक्त जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, सेलर यानी मैन्युफैक्चरर ने ये जो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, क्या इसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे करना है क्या? उसने 10 रुपया कलेक्ट किया तो 10 रुपए के 10 रुपया वो गवर्नमेंट को देगा क्या? नहीं 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 नहीं। सरकार कहती है आउटपुट जीएसटी में से पहले इनपुट जीएसटी को काट दो। किसको काट दो? यानी जो आपने 10 रुपया का आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया है वो हमें पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें से इनपुट जीएसटी माइनस करो। यानी परचेस करते वक्त ऑलरेडी जो जीएसटी आपने हमें दिया है वो माइनस करो और बैलेंस जीएसटी गवर्नमेंट को पे करो। और इसी प्रोसेस को हम आईटीसी के नाम से जानते थे बचपन में जब हम जीएसटी पढ़े थे तब। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स को का सेट ऑफ लेना। आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स के सेट ऑफ लेने के प्रक्रिया को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते थे, शायद सबको याद हो। ठीक है, चलो। सो मैन्युफैक्चरर आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा 10 रुपीज। मैन्युफैक्चरर ने कोई इनपुट परचेस ही नहीं किया इसलिए इसका इनपुट टैक्स 0 आया, और इनपुट टैक्स 0 आने के बाद आउटपुट माइनस इनपुट करके उसने गवर्नमेंट को 10 रुपीज का जीएसटी पे किया पहले स्टेज पे। अब ये मैन्युफैक्चर गुड्स किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर से कितना रुपया लेगा? 100 रुपया गुड्स के लिए प्लस 10 रुपीज जीएसटी के लिए। अब ये मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट जीएसटी था, लेकिन होलसेलर के लिए 10 रुपये का जो जीएसटी वो है इनपुट जीएसटी। होलसेलर ने तो माल खरीदा है ना, खरीदते वक्त जो जीएसटी पे किया है ना वो तो इनपुट जीएसटी कहलाता है। खरीदते वक्त आप जो जीएसटी पे करते हो उस जीएसटी को अपन क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। तो अब होलसेलर ने टोटल पेमेंट तो 110 का किया है, लेकिन उसकी परचेस कॉस्ट 110 नहीं, पहले तो 100 रुपया मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 100 रुपया। होलसेलर क्यूट लग रहा है देव जी आपको? ठीक है, चाहिए आपको? लेक्चर के बाद लेके जाइएगा, ठीक है? चलो, सो तब तक रहने दीजिएगा। ओके, सो होलसेलर जो है, होलसेलर ने गुड्स खरीदे थे 100 रुपए में, प्लस जीएसटी पे किया था 10 रुपीज। गवर्नमेंट कहता है वो जीएसटी तेरी कॉस्ट नहीं है, वो जीएसटी तेरी कॉस्ट नहीं है। वो बोल रहा है क्यों? मैंने तो परचेस करते तो 110 रुपया पे किया, तो वो परचेस का जीएसटी मेरी कॉस्ट क्यों नहीं? गवर्नमेंट कहता है मैं तेरे को उसका रिफंड दूंगा। इसका मतलब मैंने 110 रुपये दिया, उसमें से 10 रुपये मेरे को वापस मिलेगा। जी हाँ, इसलिए वो तेरी कॉस्ट नहीं है। सर कैसे देंगे और कब देंगे रिफंड? ठीक है, आगे आगे देखो कैसे दूंगा मैं आपको रिफंड, ऐसे सरकार कहता है। तो आगे बढ़ता है, ठीक है, सरकार ने बोला है 10 रुपया कॉस्ट में मत पकड़ो, इनपुट परचेस करते हो जो जीएसटी पे किया है आपने उसका हम आपको रिफंड देंगे। कैसे देंगे आगे सरकार बताएगी। अब बाकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमारी टोटल कॉस्ट है गुड्स की समझो 100 रुपया, प्लस प्रॉफिट लगाया 40। पहले वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट 40 था, यहाँ पे भी प्रॉफिट 40 है, तो टोटल कितना पेमेंट किया? 140 रुपया, सॉरी 140 रुपया इतना सेलिंग प्राइस आ गया। किसका सेलिंग प्राइस आ गया? ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सो होलसेलर ने 140 रुपया सेलिंग प्राइस चार्ज किया। होलसेलर किसको चार्ज करेगा? रिटेलर को। अब होलसेलर जैसी गुड्स सेल करने वाला था 140 में, बीच में मोदी जी आ गए। मोदी जी होलसेलर को बोले भाई ए होलसेलर, तू जो प्रोडक्ट बेचेगा ना, बेचते वक्त तूने जीएसटी कलेक्ट करना है। आउटपुट जीएसटी कहेगा तो उसको। सेल के ऊपर के जीएसटी को क्या कहा जाता है? सेल के जीएसटी को आउटपुट। तो 140 के 10% 14 रुपीज का आउटपुट जीएसटी तू बायर से कलेक्ट कर। किससे कलेक्ट कर? बायर। बायर कौन है यहाँ पे? रिटेलर है। तो रिटेलर को माल बेचते वक्त 140 रुपया गुड्स का और 14 रुपया जीएसटी का, ऐसे 154 रुपीज चार्ज कर। ओके, तो इसका मतलब होलसेलर ने रिटेलर से 154 रुपीज लिया, उसमें 14 रुपीज जीएसटी लिया। अब ये 14 रुपीज का जीएसटी लेके आप किसको देने वाले थे? गवर्नमेंट को देने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट बोलता रुक, तूने ऑलरेडी मेरे को 10 दिया है, वो मैंने तुझे बोला था मैं तुझे रिफंड दूंगा, और रिफंड देने के बदले तो अब इसमें से एडजस्ट कर। एडजस्ट कर यानी क्या? 14 रुपीज का जीएसटी तूने कलेक्ट किया बायर से, उसमें से 10 रुपया काट और बचा हुआ 4 रुपया ही मेरे को दे, यानी 10 रुपया तेरी जेब में रहेगा। This प्रक्रिया of adjusting input tax against output tax is known as input tax credit. तो सेकेंड स्टेज पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? सिर्फ 4 रुपया।
अब थर्ड स्टेज पे देखते हैं। अब इसकी रिटेलर की प्राइस कितनी थी गुड्स की 154, लेकिन गवर्नमेंट ने रिटेलर को बोल दिया रिटेलर तेरी कॉस्ट 154 मत ले, तुझे 14 रुपीज के जीएसटी का हम रिफंड देंगे, 14 रुपए का तेरा जितना भी जीएसटी आता है उसका हम तेरे को क्या देंगे, रिफंड देंगे। तो एक काम कर, तू गुड्स खरीद 140 में, कितने में खरीद 140 प्लस उसके ऊपर जीएसटी पे कर, वो जीएसटी का हम तेरे को रिफंड देंगे, तो तेरा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये रिटेलर ने 140 में गुड्स खरीदे प्लस उसने प्रॉफिट लगाया उसने 35 रुपया, तो टोटल गुड्स की सेलिंग प्राइस होगी 175। अब सेल के वक्त वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, फिर से कितने रेट से कलेक्ट करेगा 10% से, तो 175 के 10% आएगा 17.5। तो रिटेलर ने कंज्यूमर से 10% से यानी 17.5 रुपया से जीएसटी लिया, ठीक है। ऐसा कंज्यूमर को उसने प्रोडक्ट बेच दिया 175 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस 17.5 रुपीज का जीएसटी, तो ये रिटेलर का आउटपुट जीएसटी बन गया। अब आउटपुट में से गवर्नमेंट फिर से इनपुट जीएसटी माइनस करेगा, इनपुट जीएसटी कितना था 14 रुपया माइनस करो और गवर्नमेंट को कितना पे करो 3.5। अब ये फाइनल कस्टमर को ये प्रोडक्ट जो पहुंचा है वो 75 रुपीज की सेलिंग प्राइस प्लस उसके ऊपर का जीएसटी 17.5, ऐसा फाइनल कस्टमर को जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है वो आई होगी तकरीबन 183.5, ठीक है। चलो, और गवर्नमेंट को भी टोटल जीएसटी कितना पहुंचा है, अलग अलग स्टेजेस की टोटल लो। पहले स्टेज पे गवर्नमेंट को अपने 10 रुपया पे किए, दूसरे स्टेज पे 4 रुपया और तीसरे स्टेज पे 3.5, तो 10 प्लस 4 प्लस 3.5 ऐसे गवर्नमेंट को टोटल 17.5 रुपए का जीएसटी पे हुआ है अलग अलग स्टेजेस पे। अब इसकी टोटल 17.5 आती है और कस्टमर से जो फाइनली जीएसटी लिया उसकी टोटल भी 17.5 आती है, विच इज एक्जैक्टली 10% ऑफ 175। और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट कितने रेट से करेगा 10%, इफेक्टिव रेट भी कितना आएगा इसका 10%। कैसे 17.5 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100 करो, इफेक्टिव रेट भी 10% आएगा। तो गवर्नमेंट यहां पे डबल टैक्सेशन करता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं करता, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जीएसटी इज ए, पहला पॉइंट कौन से पॉइंट कहते हैं वो याद रखिए, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई एक ही बार होता है या बार बार, जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को होलसेलर, रिटेलर कस्टमर को, तो ये सिंगल स्टेज टैक्स है या सिंगल पॉइंट टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है। दिस इज मल्टी स्टेज, जितनी बार सप्लाई होगा उतनी बार जीएसटी लगेगा। लेकिन क्या सर इसमें डबल टैक्सेशन होता है क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो ना वो एग्जैक्टली जितना वैल्यू एडिशन हुआ है ना उतना ही पे करते हो। सर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, ठीक है, जिस वैल्यू पे आपने पहले टैक्स भरा है उसके ऊपर दोबारा भरने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल सर बताइए, होलसेलर गुड्स खरीदे थे, होलसेलर ने गुड्स खरीदे थे 100 में, कितने में गुड्स खरीदे थे 100, तो गुड्स खरीदते वक्त 100 के ऊपर ऑलरेडी उसने टैक्स पे किया है, 100 रुपए के ऊपर ऑलरेडी परचेस के वक्त टैक्स पे किया है। अब ये गुड्स वो बेचेगा 140 में, कितने में बेचेगा 140। अब ये 140 की सेलिंग प्राइस कैसे आई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका मतलब ये 140 रुपए में 100 रुपए का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ, और वो 100 रुपए के ऊपर ऑलरेडी टैक्स अपने गवर्नमेंट को दिया है, जी हाँ, तो ये 100 रुपए के ऊपर दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स दो। वैल्यू एडिशन यानी क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड परचेस वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू एडिशन, डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड परचेस वैल्यू। तो सेल वैल्यू और परचेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 40 रुपया, ये 40 रुपए के ऊपर 10% से जीएसटी जो गवर्नमेंट को आप पे करेंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 40 रुपए के 10% 4 रुपया। सेम यहाँ पे भी देखो, वैल्यू एडिशन निकालो। वैल्यू एडिशन यानी इन्होंने ये प्रोडक्ट बेचा कितने में, 175 में, खरीदा कितने में था 140 में, तो रिटेलर ने कितने का वैल्यू ऐड किया है ये प्रोडक्ट में 35 रुपीज का, तो 35 के 10% एग्जैक्टली जीएसटी कितना आएगा 3.5। इसलिए जीएसटी को कहा जाता है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। क्यों कहा जाता है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हो तो पे करते वक्त सेल वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा जीएसटी पे नहीं करते, सेल वैल्यू में से आप परचेस के ऊपर का जीएसटी काटते हो। सेल वैल्यू में से क्या काटते हो, परचेस के ऊपर का जीएसटी, और आप गवर्नमेंट को केवल नेट अमाउंट ही पे करते हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट को पे करते हो केवल नेट अमाउंट पे करते हो। इसलिए मित्रों जीएसटी इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड, जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स। जीएसटी की वजह से डबल टैक्सेशन होता नहीं, जीएसटी की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस 175 हो गई, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा प्रोडक्ट की प्राइस जो थी 210 थी, तो
देखो जीएसटी की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस हो जाती है कम, लेकिन हिंदुस्तान में 2017 में जीएसटी आने के बावजूद प्रोडक्ट की प्राइसेस कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई, वो जानने के लिए आपको पूरा जीएसटी के सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तब मैं आपको बताते रहूंगा कि जीएसटी आने के बाद लोगों ने क्या गफला किया है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है तो मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करवा दूंगा, नहीं तो आज का लेक्चर का टाइम अपना हो जाता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, कोई क्वेरी है हर्षा बेटा? एनी क्वेरीज? ओके, नो, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों को कोई क्वेरी है? कोई नहीं, ठीक है। चलो, सो कल से अपन रेगुलर लेक्चर, यानी आज से ही अपने सारे रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए। ठीक है, सो ऑनलाइन यानी लाइव भी जाने वाले अपन, लाइव भी रहेंगे, फेस टू फेस भी अपने चल ही रहे हैं। ठीक है, सो आज से रेगुलर रहेंगे, रोज लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। चलते चलते जीएसटी से अपन ने शुरुआत की है, अपना टारगेट है 1-1.5 महीने में जीएसटी कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, सो आराम से, लेकिन कोई जल्दबाजी करनी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे टॉपिक्स होते रहेंगे वैसे मैं मोबाइल एप्लीकेशन में जीएसटी की नोट्स अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, सो अपडेटेड नोट्स, जैसे टॉपिक होते जाएंगे अपडेटेड नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से चार्ट्स कॉपी कर सकते हैं। चार्ट्स मैं चाहता हूं आप खुद से, जो चार्ट्स, अभी तो ज्यादा चार्ट्स नहीं आए, आगे बहुत सारे चार्ट्स आएंगे, हर एक टॉपिक के चार्ट्स आएंगे, तो ये चार्ट्स मैं चाहता हूं आप खुद आपके नोटबुक में लिखें, मोबाइल एप्लीकेशन से देख के खुद, क्योंकि एक बार आपने खुद लिखेंगे तो आपको सारी चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, तो बहुत बच्चे इंसिस्ट करते हैं सर मेरे को चार्ट का हार्ड कॉपी दो, चार्ट का हार्ड कॉपी दो। ठीक है, मैं नहीं देता, मैं चाहता हूं आप लिखो, एक बार अभी लिखो मेरे साथ, यानी जैसे आज मैं लेक्चर हो गया, लेक्चर होने के बाद घर पे जाइए, रिवीजन कीजिए और तुरंत चार्ट आपके नोटबुक में लिख के लीजिएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की भी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जैसे टॉपिक होगा इमीडिएटली उसके ऊपर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाँ, हर्षाली बेटा पूछ रही है सीआर का लेक्चर। बेटा सीआर का लेक्चर का फेस टू फेस का अभी तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क यानी वो हमें ये नहीं मिल रहा है, विड्थ नहीं मिल रहा है। वो अगर मिल जाता है तो सीआर का लेक्चर भी आपका जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तब तक आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। चलो फाइन, सो लेकिन टैक्स का तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलो फाइन, तो कल मिलते हैं फिर से इसी समय। हैव ए नाइस डे।